नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और एकदम ज़बरदस्त हैं। तो सभी प्यारे साथियों का मैं भावना भाटी स्वागत करती हूँ आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाएँगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत सभी प्यारे बच्चों को और सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। तो आवाज़ सबके पास पहुँच रही है? किसी भी बच्चे को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं। आ जाओ जल्दी से क्लास को कर लिया जाए शुरू, ठीक है? तो राम राम सभी प्यारे बच्चों को, सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। तो जय श्री राम और सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं। अपना हालचाल बता सकते हो कमेंट सेक्शन में बढ़िया बढ़िया सी इमोजीज छाप कर, ठीक है, जैसा कि हम डेली करते हैं। तो जब आप लोग बढ़िया मुस्कुराती हुई इमोजीज छापते हो कमेंट सेक्शन में तो उससे दिल को बड़ा सुकून मिलता है और हाँ पता लग जाता है कि बच्चा जो है एकदम बढ़िया है, ठीक है। चलो तो बहुत बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। हम आज पढ़ने वाले हैं वायरस से होने वाली बीमारियों को। पिछली क्लास में, कल की क्लास में मैंने आपको पंडित का टीका न्यू है यानी जीवाणु से होने वाली बीमारियां पढ़ाई थी। अब हम बात करेंगे वायरल डिसीजेस की। तो वायरस से होने वाली बीमारियों में मैंने कल की क्लास में एक ट्रिक आपको लिखवाई थी, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। और इस ट्रिक के अंदर जितनी भी आपकी बीमारियां थी वो भी मैंने लिखवाई थी। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है एक बार कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने वायरस से होने वाली बीमारियों को ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया था। आज हम वायरल डिजीज के अंदर जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं बीमारियों को। और पहली बीमारी हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग विषाणु जनित रोगों के अंदर हेडिंग डालेंगे एड्स, ठीक है। तो आइए भाई, एड्स पहली बीमारी है जो कि वायरस से हम लोग पढ़ने वाले हैं। एड्स, सबसे पहला पॉइंट कि मैम एड्स जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स जो होता है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो एड्स जिसको हम हिंदी में एड्स करके लिखते हैं, ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो। आप लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स की फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम प्यारे बच्चे। तो ये एड्स की फुल फॉर्म है। अब इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित या उपार्जित, तो इसको लिखेंगे अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता। भैया डेफिशिएंसी का मतलब होता है अपूर्णता, यानी हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो जाना, और सिंड्रोम का मतलब होता है संलक्षण। तो हिंदी में इसका पूर्ण रूप हो जाता है उपार्जित रक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स। ये है एड्स की फुल फॉर्म प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि मैम एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स एक विषाणु जनित रोग है बेटा, एड्स जीवाणु से नहीं होता। एड्स किसके कारण होता है, विषाणु जनित रोग है जो एड्स होता है। ये एक वायरल डिजीज है प्यारे बच्चे। एड्स एक कैसी बीमारी है, तो आप बताएंगे ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अब कौन सा विषाणु है जो एड्स करता है, जैसे हमने बैक्टीरिया के नाम याद करे थे, कुछ बैक्टीरिया जो बीमारी फैला रहे थे उन बैक्टीरियाओं के नाम भी बताए थे मैंने, वैसे ही यहाँ पर भी वायरस के नाम आपको पूछे जा सकते हैं कि भाई कौन सा वायरस है जो HIV करता है, तो उस वायरस का नाम, जो एड्स करता है उस वायरस का नाम है HIV, ठीक है। तो एड्स को फैलाने वाले वायरस का नाम है HIV। तो HIV वायरस है, यही वायरस करता है हमारे अंदर एड्स प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे HIV वायरस है, ये करता है हमारे अंदर एड्स रोग। अच्छा मैम ये जो HIV है इसके बारे में कौन कौन सी बातें हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, तो प्यारे बच्चों ये जो HIV होता है ना इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है भाई। हाँ, HIV वायरस ही करता है हमारे अंदर एड्स। तो भाई HIV जो होता है इस HIV के बारे में आपको क्या पढ़ना है, पहला पॉइंट कि ये जो HIV है ना इसको रेट्रोवायरस भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। इसका एक और नाम है, इसे रेट्रोवायरस भी कहते हैं। तो कभी भी पूछे रेट्रोवायरस किसको कहते हैं, आप बताएंगे एचआईवी को ही कहते हैं रेट्रोवायरस। तो लिखेंगे ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज रेट्रोवायरस। तो भाई प्यारे बच्चों, इसको रेट्रोवायरस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे रेट्रोवायरस भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसको हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम इसको हिंदी में लिखो, तो लो पहले हिंदी में लिख लो रेट्रोवायरस। तो भाई इसको हम लोग रेट्रोवायरस भी कहते हैं। एड्स के वायरस को, एचआईवी को रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं, ये हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को टारगेट करता है, तो लिख लीजिएगा हेल्पर T4 लिम्फोसाइट। तो हिंदी में लिखवा रही हूं पहले, तो ये क्या काम करता है? सहायक T4 लिम्फोसाइट, सहायक T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को टारगेट करता है। तो ये हमारे शरीर की सहायक T4 लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट करता है। ये भी आपको पूछा जाता है, कोशिका को नष्ट करता है। तो हमारे शरीर में जो WBC होती है ना, उनमें जो लिम्फोसाइट होती हैं वो होती हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो ये हमारे शरीर की जो T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देता है। यही हमें प्रोटेक्शन देती है बेटा। ये जो लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट लिख गया बेटा, ये इसको लिख लेना लिम्फोसाइट। आज मेरा दिमाग कहाँ है? लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये जो हमारे शरीर की T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इनको करता है ये टारगेट। अब ये मैम क्या काम करती हैं, तो पहले लिख लीजिएगा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयड T4 लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट। तो ये हमारे शरीर की जो T4 लिम्फोसाइट सेल होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको टारगेट करता है ना, नष्ट करता है। तो ये हमारे शरीर को सुरक्षा देती हैं। अगर आप लोगों को कभी जुकाम हुआ, कोई भी अगर आपको बीमारी हुई है, उस बीमारी को यही ठीक करती है T4 लिम्फोसाइट। अब इन्हीं को ये एचआईवी खत्म कर देता है। तो भैया एचआईवी इसीलिए लाइलाज बीमारी है, एड्स इसीलिए लाइलाज बीमारी है। तो ये T4 लिम्फोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं इनको नष्ट करता है, ये आपको पेपर में पूछा जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तो ये जो एचआईवी है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, एक रज्जू की। ये है प्यारे बच्चे एक रज्जू की आरएनए विषाणु। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसा विषाणु है, तो आप बताओगे ये एक रज्जू की आरएनए विषाणु है। मतलब इसके पास ना ऐसा होता है, देखो ये ऐसे करके एक ही स्टैंड होता है इसके पास ऐसे, तो एक रज्जू की है, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड। लिख सकते हो भाई, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। ये भी पूछा जाता है कि एड्स को फैलाने वाला वायरस कैसा वायरस है, आप बताएंगे एक रज्जू की आरएनए वायरस है। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद करनी है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। विकास प्यारे बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मुझे बहुत जल्दी सर्दी होती है। हाँ बेटा, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग है, सबकी रोगों से लड़ने की शक्ति अलग अलग है, सबकी T4 लिम्फोसाइट अलग अलग काम करती हैं। तो जिसकी जितनी स्ट्रोंग होगी वो व्यक्ति उतना ही कम बीमार पड़ेगा, जिसकी थोड़ी कमजोर वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा बीमार पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट हैं जो एचआईवी के बारे में आपको याद करने हैं। अब आ जाओ, अब हमें आगे बढ़ना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि मैम ये जो एचआईवी होता है या ये जो एड्स होता है, हम एड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एड्स के वायरस के बारे में ये पॉइंट हमने पढ़े। अब हम बात करेंगे कि मैम ये जो एड्स बीमारी होती है ना, इसकी जांच कैसे कराएं। भाई किसी को एड्स है तो इसकी जांच कैसे कराएंगे, इसका टेस्ट कैसे, कौन सा टेस्ट है जो एड्स की जांच के लिए कराया जाता है, ये बहुत आता है पेपर के अंदर आपको। तो जब भी आपको पूछेगा एलिसा, तो प्यारे बच्चे एलिसा जो होता है ये एड्स की जांच के लिए कराया जाने वाला टेस्ट होता है, एलिसा। तो एलिसा किसकी जांच के लिए कराते हैं हम, एड्स की पहचान के लिए एलिसा कराते हैं। तो पहले नंबर पर तो एलिसा हो गया, दूसरे नंबर पर हो गया वेस्टर्न ब्लोट, वेस्टर्न ब्लोट। तो ये भी एक टेस्ट का नाम है बेटा, वेस्टर्न ब्लोट। तो ये भी क्या है, एक टेस्ट का नाम है, वेस्टर्न ब्लोट। ठीक है, तो आपको पूछ सकता है पेपर में कि जब किसी को एड्स है
और उसको शक लग रहा है कि उसको एड्स है, तो उसको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? तो इनमें से कोई भी टेस्ट करा लो जाकर। तीसरा है भैया पीसीआर, तीसरा है पीसीआर, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट होते हैं जो एड्स की जांच के लिए कराए जाते हैं। इनमें से पेपर में ना एलिसा बहुत पूछा जाता है कि एलिसा किसकी जांच के लिए कराया जाता है? आप बताओगे एड्स की जांच के लिए, या एड्स की जांच के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट कराया जाता है? आप बताएंगे एलिसा, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब आगे बात करेंगे कि एड्स कैसे फैलता है। ये चीजें तो सिर्फ तुम्हें सुननी है और सुनकर ध्यान देनी है प्यारे बच्चे, ठीक है। सबसे अच्छे से सुनना है और सुनकर ही समझना है। हाँ, एलिसा जो है सरकारी हॉस्पिटलों में सरकार ने मुफ्त कर रखा है। अगर किसी को लग रहा है कि उसको एड्स हो सकता है तो वो एलिसा टेस्ट को जाकर करवा सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब प्यारे बच्चों, एड्स कैसे फैलता है तो इसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। एड्स हमारे शरीर में किसी भी माध्यम से, यानी कि किसी भी माध्यम से अगर किसी का खून हमारे कांटेक्ट में आ जाए तभी एड्स होगा। मान लीजिए किसी को एड्स है, उसका खून किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया जिसको एड्स नहीं है, तो उस खून के अंदर एड्स का वायरस है भाई, जिसको एड्स है। अब वही खून किसी और को चढ़ा दिया तो अब उसके खून में चला जाएगा वो वायरस। तो खून के आदान प्रदान से भी एड्स होता है। इसीलिए जब भी खून किसी को दान किया जाता है या खून चढ़ाया जाता है, उसकी जांच की जाती है कि उसमें एड्स तो नहीं है। तो अगर किसी एड्स वाले व्यक्ति का खून किसी सामान्य व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो एड्स हो जाएगा। दूसरा कारण, अगर कोई माता है वो प्रेग्नेंट है, मतलब कोई गर्भवती स्त्री है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर एड्स हो सकता है अगर उसकी माता को एड्स है। मान लीजिए कोई महिला है, उसको एड्स है और वो प्रेग्नेंट है, तो वही खून फिर उसके बच्चे में जाएगा, क्योंकि माता के खून से बच्चा बन रहा है, तो उस बच्चे को भी खून हो सकता, एड्स हो सकता है। तो माता से बच्चे में भी जा सकता है एड्स, ठीक है। तीसरा कारण भैया, तीसरा कारण है असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। अगर किसी को एड्स है और उसके साथ किसी ने संबंध बनाए तो प्यारे बच्चे उस व्यक्ति को भी एड्स हो सकता है। तो ये मेन 3 कारण होते हैं एड्स को फैलने का। कौन कौन से? एक तो खून के माध्यम से फैलेगा, दूसरा माता से बच्चे में फैलेगा, और तीसरा असुरक्षित यौन संबंध से फैलेगा। तो ये चीजें आपको ओरली ही याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। अब आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। तो एड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ी है इतनी चीजें। एचआईवी जो होता है ना, इसके बारे में एक पॉइंट और है जो आपको पूछा जाता है। 4th नंबर पर एक और पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। इसकी भी फुल फॉर्म आती है बेटा, एचआईवी की भी फुल फॉर्म आती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस। इसकी भी फुल फॉर्म आपको पूछी जा सकती है। सॉरी, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, यानी हिंदी में मानव प्रतिरक्षा, ठीक है, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस, ठीक है, अपूर्णता वायरस, विषाणु या वायरस, ठीक है। तो ये होती है एचआईवी की फुल फॉर्म। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। अब देखो इसके नाम में भी प्रतिरक्षा आ रहा है यहाँ पर, है ना, और जब आपने एड्स की फुल फॉर्म लिखाई वहां पर भी प्रतिरक्षा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यानी एड्स है क्या मैडम, ये समझाओ प्यारे बच्चे। एड्स कुछ नहीं है, एड्स में हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति एकदम 0 हो जाती है। हमारे शरीर में जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति है वो एकदम गायब हो जाती है। तो भैया जितनी भी बीमारियां हैं वो हमें धीरे धीरे लगनी शुरू हो जाती हैं। हमें टाइफाइड भी हो जाएगा, हमें हैजा भी हो जाएगा, हमें हेपेटाइटिस भी हो जाएगा, हमको मम्स भी हो जाएगा, हमें टीबी भी हो जाएगा। सारी बीमारियां लग जाती हैं हमें, और उन्हीं बीमारियों से धीरे 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 हमारी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। ये होता है एड्स। इसीलिए एड्स लाइलाज बीमारी है, क्योंकि एड्स की बीमारी में जो हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति है वही खत्म हो जाती है। तो दवाइयां तो रोगों की शक्ति को ही बढ़ाती हैं, और वही खत्म हो गई तो दवाइयां भी काम नहीं कर पाती हैं। तो एड्स कुछ नहीं है, एड्स में रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है। लिखा हुआ है ना, प्रतिरक्षा अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब कमी हो जाना। तो हमारी प्रतिरक्षा में कमी हो जाती है और बीमारियां हमें लगना शुरू हो जाती है। ये है प्यारे बच्चे, ठीक है।
समझ में आ गई बात? आगे बात करें तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ से एड्स। इतने पॉइंट्स हैं जो एड्स के बारे में आपको पढ़कर जाने हैं। ठीक है, आ जाओ अब अगली बीमारी की तरफ बढ़ लिया जाए। नेक्स्ट अगली बीमारी कौन सी है भाई? तो दूसरे नंबर पर है चेचक। यहाँ से ज्यादा प्रश्न बनते हैं चेचक, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। चेचक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। ठीक है, ये किसके कारण होता है स्मॉल पॉक्स? तो आप बताएंगे ये भी विषाणु के कारण होता है। ये बीमारी भी विषाणु के कारण होती है, वायरस के कारण। बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि चेचक किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, फंगस से। तो आप बताएंगे चेचक होती है विषाणु के कारण। कौन से विषाणु के कारण होती है? तो बताएंगे वेरीसेला। ठीक है, वेरियोला। ठीक है, आप लोग बताएंगे वेरियोला वायरस। तो ये होती है हमारे अंदर वेरियोला वायरस के कारण, वेरियोला। ठीक है, वेरियोला वायरस होता है, ये करता है इसको हमारे अंदर। तो वेरियोला वायरस कहाँ रहता है? ये रहता है हवा के अंदर प्यारे बच्चे। तो ये हवा में घूमता रहता है वायरस, जैसे कोरोना का वायरस हवा में घूम रहा था और एक व्यक्ति से फिर दूसरे व्यक्ति में जा रहा था। वैसे ही अगर किसी को चेचक निकल रही है, आप उसके आसपास बैठे हो तो ये वायरस आसपास घूमता रहता है और सांस के साथ तुम्हारे अंदर चला जाता है। तो ये वायरस हवा के माध्यम से या सांस के माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है, एयर में रहता है, हवा में। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम ये बीमारी क्या अभी भी होती है चेचक? तो प्यारे बच्चे खुशखबरी ये है कि ये बीमारी अब भारत से जा चुकी है। तो भाई भारत मुक्त हो चुका है इस बीमारी से, भारत मुक्त हो चुका है। ठीक है, भारत मुक्त हो गया है इस बीमारी से। ये भी प्रश्न आ सकता है आप लोगों को, इंडिया फ्री हो चुका है भाई इस बीमारी से। जो हमारा भारत देश है उसमें ये बीमारी अब नहीं होती है। ठीक है, तो भारत कौन कौन सी विषाणु जनित रोगों से मुक्त हो चुका है? तो भारत से दो बीमारियां जा चुकी हैं, एक तो यही जा चुकी है चेचक, और दूसरा पोलियो। पोलियो भी जा चुका है भारत से। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं कि मैम इस बीमारी को कैसे भारत से भगाया गया, या इस बीमारी को कैसे इसका इलाज कैसे किया गया बीमारी का, कि ये बीमारी गायब ही हो गई। तो प्यारे बच्चों इस बीमारी के लिए दी जाती है वैक्सीनेशन। इस बीमारी के लिए दी गई वैक्सीनेशन, सभी बच्चों को लगाई गई। इस बीमारी से बचाव का जो टीका है ना वो सभी बच्चों को लगाया गया। कौन सा टीका था वो? तो टीके का नाम था स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। तो टीके का नाम था स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। टीके का नाम था भाई चेचक का टीका। तो ये चेचक का जो टीका है ना ये सभी बच्चों को लगाया गया। तो ये बीमारी भारत से फिर चली गई। अब बढ़िया बात या बढ़िया प्रश्न ये है कि इस चेचक के टीके को बनाया किसने था? ये चेचक का टीका बनाया किसने था? ये प्रश्न बहुत आता है कि सबसे पहले बनने वाला टीका कौन सा था और किसने उसको बनाया था। तो ये जो चेचक का टीका था ना सबसे पहला यही टीका है जो बना था। तो यही है प्यारे बच्चे सबसे पहले बनी वैक्सीनेशन, सबसे पहले बनने वाली वैक्सीनेशन। ठीक है, सबसे पहले बनने वाला टीका है ये। तो कौन सा टीका सबसे पहले बना था या किस बीमारी से बचाव के लिए सबसे पहला टीका बना था? तो जब टीके बनाए गए ना तो सबसे पहले ये टीका बना था स्मॉल पॉक्स का। इसी को कहते हैं फर्स्ट मेड वैक्सीनेशन। यही है प्यारे बच्चे सबसे पहले बनी वैक्सीनेशन। सबसे पहले बनना हुआ जो टीका है वो यही है स्मॉल पॉक्स का। तो पेपर में प्रश्न आए ना कि सबसे पहले कौन सी बीमारी के बचाव के लिए टीका बना था, आप बताओगे चेचक से बचाव के लिए। सबसे पहले जो टीका बना था वो चेचक से बचाव के लिए बना था। किसने बनाया था? तो इस टीके को एडवर्ड जेनर ने बनाया था। किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने बनाया था। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने बनाया। इस टीके को किसने बनाया था प्यारे बच्चे? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। तो लिख सकते हो इट वॉज मेड। ठीक है, इट वॉज मेड बाय एडवर्ड जेनर। इधर को लिख रही हूं करके। तो ये जो टीका था ना किसने बनाया प्यारे बच्चे? एडवर्ड जेनर ने बनाया। ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि सबसे पहले जो चेचक का टीका था वो किसने बनाया, आप बताएंगे एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, समझ में आ गई बात? बताओ जल्दी से बोलो। पुलिस की तैयारी हो जाएगी प्यारे बच्चे, बिल्कुल हो जाएगी पुलिस की तैयारी। ठीक है,
चेचक मतलब, अब चेचक आपको मैं बताती हूँ कैसी होती थी। ठीक है, कोरोना भी जा चुका है इंडिया से। कोरोना के तो बारे में अभी नहीं बता सकते भाई, 15 साल की जनगणना की जाती है, तब बताया जाता है कि कौन सी बीमारी गई है और कौन सी बीमारी नहीं। तो अभी तो कोरोना को 15 साल कहाँ हुए हैं। ठीक है, तो अब सुनो, ये चेचक क्या होता था, इसमें दाने निकलते थे पूरे शरीर पर, दाने इतने खतरनाक निकलते थे कि आंख के अंदर, मुंह के अंदर, नाक के अंदर भी दाने निकलते थे, और दाने इतने ज्यादा त्वचा की गहराई में होते थे कि निशान छोड़ जाते थे। तुमने कई बार पुराने लोगों को, बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनके गाल पर चेचक के दाग होते हैं, गड्ढे गड्ढे से बने हुए होते हैं, तो चेचक के दाने हमेशा निशान छोड़कर जाते थे। तो ये होती थी चेचक। तेज बुखार आता था, सारे शरीर पर दाने निकलते थे, दानों में पानी सा भरा हुआ होता था, दानों का आकार बड़ा मोटा होता था, ये होती है चेचक। और ये चेचक पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलती थी। निकलती इतनी खतरनाक थी कि मृत्यु भी हो जाती थी इसमें, लेकिन निकलती एक ही बार थी। क्यों? क्योंकि दूसरी बार क्यों नहीं निकलती थी? इसलिए नहीं निकलती थी क्योंकि इस बीमारी से बचाव के लिए हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता था। ठीक है, तो अब बच्चों को पहले ही इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो ये एक भी बार नहीं निकलती है, और अब ये भारत से जा चुकी है। क्लियर? तो भाई इतनी चीजें याद रखोगे आप इसके बारे में। ठीक है, आगे बात करें। चलो, तो ये आपको पूछा जाएगा, सिर्फ चेचक के बारे में इतना याद रखना। अब आ जाओ भाई, ये जो एडवर्ड जेनर है ना, इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। एडवर्ड जेनर ने क्योंकि सबसे पहला टीका बनाया था, तो इनको कहते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनोलॉजी के पिता हैं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं इनको। प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता हैं ये। ठीक है, प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो आप बताओगे एडवर्ड जेनर को। तो एडवर्ड जेनर जी को प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता के नाम से भी जाना जाता है ना। तो अभी जो कई बच्चे बोल रहे हैं मैम जा चुका है, अभी भी कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें भी हुआ है, तो वो चिकन पॉक्स, वो प्यारे बच्चे स्मॉल पॉक्स नहीं होती, वो चिकन पॉक्स होती है। उसको भी अभी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आ जाओ, अब चल रहे हैं अगली बीमारी पर। नेक्स्ट नंबर पर है इन्फ्लुएंजा। तीसरी बीमारी जो वायरस से होगी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इसको हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू। तो कई बार तुम लोगों ने सुना होगा कि भैया मुझे तो फ्लू हो गया। फ्लू क्या होता है? फ्लू होता है प्यारे बच्चे, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, सर दर्द, बुखार, जो आए दिन हुई रहती है बीमारी। तो ये भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होती है बीमारी। ये बीमारी भी वायरस के कारण होती है। और वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम यही है जो बीमारी का नाम है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो वायरस का नाम यही है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा विषाणु है। तो वायरस का नाम वही है जो बीमारी का नाम है। जब आप वायरस से होने वाली बीमारियों को पढ़ोगे ना, तो सबसे अच्छी बात यह है कि वायरस का नाम भी वही है जो बीमारी का नाम है। इन्फ्लुएंजा करता है हमारे अंदर इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है, या इन्फ्लुएंजा क्या है? तो ये है खांसी, जुकाम, मतलब आए दिन आपको सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, गला में खराश हो रही है, यही होता है फ्लू। तो आए दिन ये बीमारी लगी रहती है। तो ये किसका इन्फेक्शन होता है? वायरस का। एक बीमारी होती है प्यारे बच्चे कोल्ड, जिसको आप बोलते हो जुकाम। जब केवल आप लोगों को जुकाम हो जाए, तो वो किसके कारण होगा? तो जुकाम भी विषाणु के कारण होता है। तो जुकाम अगर हो रहा है, देखो जुकाम दो तरीके से होता है। एक जुकाम वो होता है जिसमें बुखार भी आता है, बदन दर्द भी होता है, सर दर्द भी होता है, पूरी बॉडी दुखती है, वो होता है इन्फ्लुएंजा। लेकिन एक जुकाम है, जुकाम ही जुकाम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ना बुखार आया, ना बदन दर्द, ना सर दर्द, कुछ नहीं, सिर्फ हल्का फुल्का जुकाम हो रहा है। तो ये जुकाम भी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। तो जब आपको हल्का फुल्का जुकाम हुआ है, तो कौन सा वायरस है? तो फिर है आपके अंदर राइनो वायरस। तो फिर इन्फेक्शन हुआ है आपको राइनो वायरस का। राइनो, राइनो का मतलब होता है प्यारे बच्चे नाक। राइनो का मतलब क्या होता है? नाक। तो जुकाम कहाँ होता है? नाक में। तो जब आपको केवल जुकाम हुआ है, तो आपको इन्फेक्शन हो गया है राइनो वायरस का। लेकिन जब जुकाम के साथ सर दर्द भी है, बुखार भी है, बदन दर्द भी है, तो फिर तुम्हें हो गया इन्फ्लुएंजा। और इन्फ्लुएंजा का फिर आपको इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ है।
समझ में आ गई? तो इन्फ्लुएंजा पूछे तो इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, केवल जुकाम पूछे तो आप बताओगे राइनो वायरस से होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? ठीक है। अभी बेटा ऑफर के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऑफर को देखते हैं अभी क्या रहेगा। ठीक है, 4th नंबर की बीमारी है हर्पिस। 4th नंबर की बीमारी है भाई हर्पिस। तो हर्पिस रोग भी किसके कारण होता है आप बताओगे? ये हर्पिस बीमारी भी होती है वायरस के कारण। ठीक है, हर्पिस रोग। तो ये जो हर्पिस बीमारी है ये भी किसके कारण होती है भाई? वायरस के कारण होती है। तो लिख लीजिएगा। आइए, हर्पिस किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। हर्पिस बहुत कम पूछा जाता है, वायरस के कारण होती है बीमारी, सिर्फ इतना याद रखना। कौन सा वायरस है? तो भाई वायरस यही है, हर्पिस वायरस। ठीक है, जो बीमारी का नाम है वही वायरस का नाम है। तो वायरस यही है, हर्पिस वायरस। बस एक बात और बता देती हूँ उसके बारे में कि मैम हर्पिस है क्या। तो हर्पिस प्यारे बच्चे त्वचा का संक्रमण है। इसमें क्या होता है? हमारी त्वचा में संक्रमण हो जाता है, त्वचा का संक्रमण है, जिसमें आपकी त्वचा पर छाले से पड़ जाते हैं। ऐसे हो जाती है जैसे मकड़ी मल गई हो। कई बार देखा है ना, हमारे शरीर पर कहीं भी मकड़ी मल जाती है तो वहां फफोले से हो जाते हैं, या ऐसा समझो जैसे जल गई हो त्वचा, ऐसा हो जाता है हर्पिस। त्वचा का संक्रमण है ये, स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, तो इतना याद रखना कि जो हर्पिस होता है ये वायरस के कारण होता है और त्वचा का संक्रमण है। चलो तुम्हें हर्पिस की फोटो दिखाती हूँ, फोटो देख के तुम विचलित से हो जाओगे, इसीलिए नहीं दिखा रही थी मैं। हर्पिस, तो जो हर्पिस होता है प्यारे बच्चे, इसमें हमारे शरीर के अंदर देखो ऐसे करके फफोले से पड़ जाते हैं पूरे शरीर में। देखो ये देखो, ऐसे करके आपकी त्वचा पर फफोले से पड़ जाते हैं, पूरी त्वचा ऐसी हो जाती है जैसे जल गई हो। ये होता है हर्पिस वायरस। ठीक है, हर्पिस का इन्फेक्शन है बेटा ये, तो वायरस के कारण होता है ये। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगली बीमारी की तरफ। 5वें नंबर की बीमारी कौन सी है प्यारे बच्चे? तो आप लोगों ने पढ़ लिया मतलब 4 बीमारियां पढ़ चुके हैं। चेचक पढ़ लिया है, एड्स पढ़ लिया है, हर्पिस पढ़ लिया और इन्फ्लुएंजा। अब आ जाओ बात करते हैं रेबीज की। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, रेबीज, यहाँ से प्रश्न बनेंगे भाई। तो जो रेबीज होता है ये किसके कारण होता है, या रेबीज का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चे रेबीज को ना हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। कभी आपको पूछे कि हाइड्रोफोबिया क्या है, तो हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर। तो इस बीमारी में हम पानी से डरते हैं भैया, हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है रेबीज को। तो रेबीज में, रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होगा, या कोई भी दूसरा जानवर आपको काट ले तो रेबीज हो सकता है। तो प्यारे बच्चे इसमें पागलपन सा आ जाता है, पानी को देखकर डरते हैं। पानी अगर बोतल में पियोगे भी ना तब भी डरोगे उससे, तो प्यासे ही मर जाते हो, फिर तुम मृत्यु हो जाती है हमारी। ये होता है रेबीज, हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज किसके कारण होता है? बहुत बार पेपर में आया है। तो रेबीज वायरस के कारण होता है, विषाणु करता है भाई रेबीज। रेबीज किसी बैक्टीरिया के कारण नहीं होता, रेबीज होता है विषाणु के कारण। अब मैम विषाणु का नाम क्या है? तो विषाणु का नाम है प्यारे बच्चे रिबडो वायरस। ठीक है, रिबडो वायरस, रिबडो वायरस ये करता है हमारे अंदर रेबीज। ठीक है, रिबडो वायरस लिख लीजिएगा, रिबडो वायरस, रिबडो वायरस ये करता है हमारे अंदर रेबीज, रिबडो वायरस। ठीक है, समझ में आई बात? आर्मी जीडी अग्निवीर में तो बेटा रिजल्ट तो आ गया है, आप रिजल्ट अपना देख सकते हो। ठीक है, चलो आओ। अच्छा हाँ, हर्पिस कई बार हो जाती है, मेरे फादर को भी हुई थी एक बार। ठीक है, रोकथाम नहीं पूछेगा बेटा आपको, इनकी रोकथाम जिसकी पूछेगा, जिसकी वैक्सीनेशन है वो मैं बताती चलूंगी साथ के साथ। ठीक है, रोकथाम नहीं पूछेगा, रोकथाम मैं आपको बताती चलूंगी साथ के साथ। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब आप लोगों को पूछेगा अरे भैया ये क्यों इरेज हो गया, रिबडो। ठीक है, रिबडो वायरस। अब ये जो रिबडो वायरस होता है ना प्यारे बच्चे, ये किसके अंदर होता है? ये वायरस हमारे शरीर में कैसे पहुंचता है ये आपको पूछ ले। तो ये वायरस होता है कुछ जानवरों की लार में। कौन कौन से जानवरों की लार में होता है?
तो चलिए भाई बात करते हैं। तो ये जानवर, ये जो वायरस होता है ये पाया जाता है, या आपको कभी भी पूछे कि रेबीज का वाहक कौन होता है, रेबीज रोग का वेक्टर कौन होता है, रेबीज रोग है ये किसके द्वारा हमारे शरीर में फैलता है, तो रेबीज रोग का जो कारक है या वाहक है वो होते हैं कुत्ते। प्यारे बच्चे, कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, कुत्ते हो गए भाई, बिल्ली हो गई, आप बताओगे चमगादड़ हो गई, ठीक है, चमगादड़ हो गई प्यारे बच्चे। और आप लोग बताएंगे कि और भी जैसे जानवर, आप बताओगे भेड़िया वगैरह, जंगली जानवर जो होते हैं, भेड़िया हो गया, लोमड़ी हो गई, है ना। और प्यारे बच्चे कौन हुआ, तो आप बताओगे जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, भेड़िया, लोमड़ी और खरगोश वगैरह जब हमें काट ले, खरगोश, ठीक है, खरगोश हो गया। और कौन हो सकता है आपकी नजरों में, तो आप बताकर चलेंगे कि जैसे जितने भी जंगली जानवर होते हैं, जो भी छोटे मोटे जंगली जानवर होते हैं, इन सब की लार में या इन सब के पंजों में होता है ये। तो इन सब जानवरों की लार में पाया जाता है ये बेसिकली, इन सब जानवरों की लार में और पंजों में। यानी ये जानवर आपको खुरच भी देना, कई बार कुत्ता पंजे मार देता है, तो तब भी ये वायरस हमारे अंदर जा सकता है। तो इन सब जानवरों की लार और पंजों में होता है ये वायरस, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो लार और इनके पंजों में होता है ये वायरस। डॉग इंग्लिश में सुन लो, मैं यहाँ लिख रही हूँ इंग्लिश में, कभी क्या हो मैम बताया नहीं। डॉग होता है कुत्ता, कैट माने बिल्ली, ठीक है, बैट्स माने चमगादड़, और प्यारे बच्चे वुल्फ होता है भेड़िया, और फॉक्स होती है लोमड़ी, और भैया रैबिट होता है खरगोश। तो ये जो जानवर हैं, ये जब हम लोगों को घायल कर दे या हमें काट ले, तो इनके पंजों में या इनकी जो लार होती है, सलाइवा जो होती है, उसमें होता है ये। कई बार तुम्हारी गली में पागल कुत्ता आ गया होगा, तो तुमने देखा उसकी लार ऐसे बड़ी टपकती रहती है। पागल कुत्ते के काटने से तो रेबीज होना ही होना है। क्यों होना है मैडम, क्योंकि प्यारे बच्चे उसकी लार की अमाउंट इतना ज्यादा निकलता है मुंह में से कि आपको वो काटेगा ना, तो आपके मुंह में या आपके खून में उस लार को जरूर छोड़ कर आएगा। तो प्यारे बच्चे, जिससे ये वायरस आपके शरीर में जाएगा और आपको रेबीज हो जाएगा, है ना। हाँ, बंदर, बिल्कुल। तो एक होगा यहाँ पर बंदर, मोंकी, बिल्कुल वही मैं देखना चाह रही थी कि भाई मोंकी के बारे में भी अभी बताने ही वाली थी कि आपकी छतों पर घूमते हैं एक और जानवर, वो आपको काट लेते हैं। तो बंदर, बंदर के काटने से भी बिल्कुल रेबीज हो सकता है। कई जगह आपको गाय, घोड़ा ये भी लिखे मिलते हैं। तो कई बार कोई पागल गाय हो गई है, वो आपको मतलब आप उसे कुछ खिला रहे हो, उसने अपने दांतों से आपको घायल कर दिया, घोड़ा वगैरह, तो तब भी आपको हो सकता है जो रेबीज होता है, ठीक है। अब एक बच्चे का मुझे कमेंट दिखा, मैम शेर के काटने से भी हो सकता है, जंगली जानवर मैंने बताए शेर। तो तुम नू बता दो मुझे, शेर तुम्हें रेबीज के लायक छोड़ेगा क्या, ये बताओ। अगर तुम्हें शेर मिल गया और शेर ने तुम्हें काट लिया, तो काट कर भाग जाएगा क्या वो, फिर तो तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाएगा वो तो भैया, तुम्हें रेबीज के तो क्या किसी के भी लायक नहीं छोड़ेगा फिर वो। तो शेर के काटने से होता है या नहीं, ये तो आज तक किसी ने टेस्ट नहीं करा, क्योंकि शेर ने, जो शेर के जबड़ों में गया वो बचकर ही नहीं आया। तो शेर के काटने से भी होता होगा, बट शेर आपको रेबीज के लायक छोड़ेगा ही नहीं। चूहे से तो प्लेग होता है प्यारे बच्चे, चूहों से तो प्लेग होता है, ठीक है, क्लियर। चलें भाई आगे, अब चलते हैं इसी के बारे में और बातें करेंगे, रेबीज के बारे में। अब जब किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको एक वैक्सीनेशन लगाई जाती है। भाई जब किसी को रेबीज हो जाता है तो उसको एक टीका लगाया जाता है, एक वैक्सीनेशन लगाई जाती है। मैम कौन सा टीका है, तो टीके का नाम है रेबीज वैक्सीनेशन, टीके का नाम है रेबीज वैक्सीनेशन, ठीक है, रेबीज का टीका, हिंदी में बोलते हैं रेबीज का टीका। तो रेबीज वैक्सीनेशन लगाई जाती है, रेबीज का टीका लगाया जाता है। अब ये टीका कंपलसरी नहीं है, जैसे भाई चेचक की वैक्सीनेशन कंपलसरी थी, सबको लगवाई ही जाएगी, है ना, कोरोना की कंपलसरी थी, सबको लगवानी ही थी, वैसे रेबीज का टीका कंपलसरी नहीं है। ये कब लगता है, जब आपको कोई कुत्ता, बिल्ली या ये जानवर काट लें तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको लगवाना पड़ता है। कई बार तुमने देखा भी होगा कि पहले पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब 14 नहीं लगते हैं, अब 3 या 5 इंजेक्शन लगते हैं। तो ये होती है रेबीज की वैक्सीनेशन, जो तभी लगाई जाती है जब जानवर काट लेता है, ठीक है।
भाई प्रश्न ये बनेगा कि रेबीज का जो टीका है ये किसने बनाया था। तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई जानवर आपको काट लेगा उसके 24 घंटे के अंदर आपको ये लगवानी है। ठीक है, लगाना है, 24 घंटे के अंदर लगाना है प्यारे बच्चे, ये विद इन 24 आवर्स। ठीक है, विद इन 24 आवर्स ये आपको लगवाना है, अगर किसी को हुआ है, किसी को कुत्ते वगैरह ने काट लिया है तो। ठीक, और दूसरा, इस वैक्सीनेशन को किसने बनाया था, तो बताएंगे लुईस पाश्चर ने। ये भी बहुत पूछा जाता है, लुईस पाश्चर ने बनाया था इसे, लुईस पाश्चर ने बनाया। तो इस वैक्सीनेशन को किसने बनाया था, आप बताएंगे लुईस पाश्चर ने। तो लिख लीजिएगा, मेड बाय लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर जी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस टीके को सबसे पहले बनाया था। तो कई बार प्रश्न बना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है रेबीज। इसके लक्षण मैंने आपको बताई दिए है कि पागलपन आ जाता है, पानी से डर लगता है, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली बीमारी की बात करेंगे। तो अगली बीमारी है जो वायरस से होती है, डेंगी। ये कौन से नंबर की बीमारी थी वैसे, 5वां नंबर था ना, तो 6ठे नंबर पर आ जाओ। 6ठे नंबर पर बात करेंगे डेंगी के बारे में। ठीक है, तो जिसको आप लोग कई बार डेंगू भी बोलते हो, डेंगू, या बोला तो इसको डेंगी जाता है, डेंगी, लेकिन हम लोग डेंगू बोल देते हैं। इसी का एक और नाम है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार। तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में इतनी तेज हड्डियों में दर्द होता है, ऐसा लग रहा है हड्डियां टूट गई हैं, पूरा शरीर दुखने लग जाता है। इसको बोलते हैं बोन क्रैकिंग फीवर, बोन क्रैकिंग फीवर, बोन क्रैकिंग फीवर इसको कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से ये जाना जाता है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी बीमारी है जिसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, है ना। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये जो डेंगू होता है, डेंगी बोलते हैं इसको, ये होता है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से इसको ही जाना जाता है। तो आगे बात करते हैं मैम, ये किसके कारण होता है, तो ये भी विषाणु के कारण होती है बीमारी, ये बीमारी भी वायरस के कारण होती है। और मैम वायरस कौन सा है, तो प्यारे बच्चों वायरस का नाम है, आप लोग बताएंगे, जो डेंगू करता है इसको बोलते हैं हम लोग, आप लोगों का ऐसा याद करना कि अरबों का आता है भैया, डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है, और डेंगू का जो वायरस है अरबों का आता है, अरबों का। तो वायरस का नाम है अरबो वायरस, अरबो वायरस। तो डेंगू को करने वाला जो वायरस है इसका नाम है अरबो वायरस। अरबों का है भैया, ये ना लाखों का है ना करोड़ों का है, ये आता है अरबों का। तो अरबो वायरस है प्यारे बच्चे जो डेंगू को करता है। ठीक है, अब ये अरबो वायरस कहाँ से आता है हमारे शरीर में, यानी डेंगू रोग का भी कारक आपको पूछेगा, डेंगू रोग भी किसके कारण होता है ये बताओ। ये जो वायरस है इसको हमारे शरीर में कौन लेकर जाता है, तो इसको हमारे शरीर में लेकर जाता है एक मच्छर, और वो मच्छर है भैया मादा मच्छर। तो खून पीने का काम हमेशा मादा मच्छर करती है, महिलाओं का काम होता है खून पीना। अब चाहे वो जीती जागती महिला हो या भैया कोई मच्छर हो, हमेशा जो भी खून पिएगी लड़कों का वो मादाएं ही होती हैं। तो कभी भी पूछे कि हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को करने वाला मच्छर कौन सा है, तो आप बताना मादा एडीज इजिप्टी, मच्छर का नाम है मादा एडीज इजिप्टी। तो ये मच्छर करती है हमारे अंदर प्यारे बच्चों डेंगू रोग। ठीक है, तो फीमेल एडीज इजिप्टी, आप बताकर चलना फीमेल एडीज इजिप्टी, फीमेल एडीज इजिप्टी, इजिप्टी। तो ये है मच्छर का नाम फीमेल एडीज इजिप्टी। ठीक है, ये मच्छर एक और नाम से जानी जाती है, इस मच्छर को हम सामान्य भाषा में टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं, टाइगर मॉस्किटो भी कहा जाता है इसको। टाइगर मॉस्किटो क्यों कहते हैं भैया, इसको चीता मच्छर भी बोला जाता है, चीता मच्छर। क्यों भैया, ये इस पर धारियां होती हैं, जैसे किसी मच्छर पर धारियां हैं तुमने देखा है, तो डेंगू का मच्छर अलग से पहचाना जा सकता है,
साइज में बड़ा होता है और उस पर ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डार्क धारियां होती हैं। तो तुम्हें एडीज इजिप्टी महिला जी से मिलवाया जाए। आइए भाई, इन महिलाओं से तुम्हें मिलवाती हूँ, मादा एडीज इजिप्टी से मिलवाया जाए। तो भाई जो फीमेल एडीज इजिप्टी है, आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये जो मच्छर हैं, ये जो मेल मच्छर है, ये खून क्यों नहीं पीते? हमेशा मादा मच्छर खून क्यों पीती हैं? तो जो मादा मच्छर होती हैं, इनके पास होते हैं अंडे। ये अपने अंडों को प्यारे बच्चे पोषण देती हैं। तो जब ये अपने अंडों को पोषण देती हैं, तो इनके अंडों को जो पोषण मिलता है वो हमारे खून से मिलता है। इसीलिए ये हमारा खून पीती हैं प्यारे बच्चों। तो कभी भी आप लोगों को पूछेगा कि हमेशा मादा मच्छर ही क्यों खून पीती हैं, तो आप लोग बताओगे क्योंकि ये अपने अंडों को पोषण देने के लिए हमारा खून पीती है। इनके पास अंडे होते हैं, इनके पेट में अंडे होते हैं। देखो ये है, दिख रही है ना इस पर काली और सफेद धारियां? तो ये डेंगू को फैलाने वाला मच्छर है, महिला मच्छर है ये है मिसिस एडीज इजिप्टी। समझ में आ गई बात? ठीक है, काट ले तो मैम प्लीज बताए, यदि कोई व्यक्ति काट ले, अगर किसी को रेबीज है, उसने तुम्हें काट लिया, तो उसकी सलाइवा तुम्हारे खून के कांटेक्ट में आ गई, हो सकता है फिर रेबीज हो जाए तुम्हें। ठीक है, हो सकता है फिर तुम्हें रेबीज हो जाए। क्लियर भाई? कुछ बॉयज भी होते हैं जो खून पीते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने पहली बार ये शेरो शायरी वाली या इतने जिगरा वाली बात सुनी है। चलो भाई, ऐसा भी हो सकता है। चलो, तो ये बात समझ में आ गई। तो मादा मच्छर का नाम क्या है जो डेंगू करती है? एडीज इजिप्टी। अब ये जो मादा मच्छर होती है, एडीज इजिप्टी होती है, यही हमें काटती है और इसी से होता है हमें डेंगू। अब यहाँ पर ना डेंगू का लक्षण और याद रखना, डेंगू का लक्षण, ठीक है, सिम्टम क्या है डेंगू का? तो डेंगू में होता है प्यारे बच्चे, सभी को पता है, तेज बुखार, उल्टियां आती हैं, लेकिन जो मुख्य लक्षण है वो है प्लेटलेट कम हो जाना। प्लेटलेट्स की संख्या, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। तो भाई प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। ठीक है, इन डिक्रीज प्लेटलेट। तो आप लोग बताकर चलोगे कि जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, तो बताना डिक्रीज्ड प्लेटलेट, डिक्रीज्ड प्लेटलेट। तो कई बार आप लोगों ने सुना है कि भैया उसकी तो प्लेटलेट घट गई। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख होती है हमारे शरीर में। डेंगू में ये घटकर कई बार तो 10,000 ही रह जाती है। 10,000 बच्चों, 50,000 से नीचे अगर आ गई ना तो खतरनाक वाला डेंगू हुआ है। 50,000 से ऊपर 80,000 हैं, 1 लाख रह गई हैं, तो समझो नॉर्मल वाला डेंगू है। लेकिन जब 50,000 से नीचे ये घटकर आ जाती हैं तो समझो खतरनाक वाला डेंगू हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आई बात? चले अब आगे। तो ये हो गया आप लोगों का प्लेटलेट्स की संख्या में कमी, डेंगू का मेन लक्षण। अब अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो हम बहुत सारे घरेलू उपचार कर गिरते हैं। हम पपीते के पत्तों का अरक पीते हैं, गिलोय का पानी पीते हैं, हम नारियल पानी पीते हैं, और सबसे बढ़िया है बकरी का दूध। तो किसी ने कई बार ये अपनाया भी होगा कि किसी को अगर डेंगू हुआ है तो उसको बकरी का दूध दिया जाता है, बकरी का दूध। ठीक है, शी गोट मिल्क उसको दिया जाता है। तो बकरी का मिल्क उसको हम लोग देते हैं। अब बकरी के दूध में ऐसा क्या है जो डेंगू में दवाई की तरह काम करता है? तो प्यारे बच्चे, बकरी के दूध में पाई जाती है एक प्रोटीन। बकरी के दूध में एक प्रोटीन मिलती है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है जिलेटिन। ठीक है, तो बकरी के दूध में जेलेटिन नाम की प्रोटीन मिलती है, जेलेटिन। ये जो जेलेटिन होता है ना, ये प्लेटलेट की संख्या को तेजी से बढ़ाता है बेटा। ये प्लेटलेट की संख्या को तेजी के साथ बढ़ाता है, जिससे कि हमारी प्लेटलेट धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और नंबर जो है प्लेटलेट्स का वो सही हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलो भाई, अब हम आगे बढ़े। चलिए, तो अब ये डेंगू हो गया। डेंगू के बारे में भी इतने पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने कर लिए हैं याद। अब चलते हैं आगे की तरफ, अगली बीमारी भाई। अब बात करेंगे 7वें नंबर की बीमारी। तो 7वें नंबर की बीमारी जो कि वायरस के कारण होती है, ये है प्यारे बच्चे, आप लोग लिख लीजिएगा, गलफेड़ा। गलफेड़ा, या इसी को हम लोग कनफेड़ा भी बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है। कई जगह इसको हम लोग इंग्लिश में
मम्स के नाम से भी जानते हैं, मम्स। ठीक है, तो ये भी एक बीमारी है जो हमारे अंदर होती है, किसके कारण? वायरस के कारण। ठीक है, गलफेड़ा, कनफेड़ा, मम्स, ठीक है, ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ठीक, विषाणु के कारण। अच्छा मैम, कौन सा विषाणु है जो इस बीमारी को करता है? तो विषाणु का नाम है प्यारे बच्चे पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है, पैरामिक्सो वायरस। ठीक, तो लिख लीजिएगा भाई, पैरामिक्सो, पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस। ठीक है, तो ये वायरस करता है हमारे अंदर कौन सी बीमारी? आप बताएंगे, मम्स रोग। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस। ये वायरस कहाँ रहता है? ये रहता है गंदे पानी में। जब हम लोग गंदा पानी पी लेते हैं तो ये हमारे अंदर जाता है बेटा। इम्प्योर वाटर के अंदर रहता है ये वायरस, इम्प्योर वाटर में। और गंदा पानी पीने से ये हमारे शरीर में चला जाता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? इस बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्रभावी अंग कौन सा होता है? तो आप लोग बताएंगे, इस बीमारी के अंदर जो अफेक्टिव ऑर्गन है वो होता है हमारी लार ग्रंथियां। मैंने पढ़ाया था ना पाचन तंत्र में कि हमारे मुख में लार ग्रंथियां होती हैं और लार ग्रंथियों में आ जाती है सूजन। इस बीमारी में तुमने देखा है, कभी बोलते हैं टॉन्सिल्स निकल गए, टॉन्सिल्स सुना है ना? ऐसे ददूद भी बोलते हैं, गगूद ददूद क्या करके बोलते हैं। ये वाला एरिया ऐसे मोटा मोटा हो जाता है मेंढक की तरह। इसी बीमारी का नाम होता है मम्स, यही है वो बीमारी। तो इसमें क्या होता है? प्रभावी अंग आप बताओगे, लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां। इस बीमारी में हमारी जो सैलेवरी ग्लैंड होती हैं उन पर सूजन आ जाती है, तो लार ग्रंथियां प्रभावित होती हैं। लार ग्रंथियां तो 3 तरीके की हैं। कौन सी लार ग्रंथि प्रभावित होगी? तो अधोकर्ण, जो कान के पीछे से आती हैं, अधोकर्ण ग्रंथि प्रभावित होती है, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। पैरोटिड बोलते हैं ना इनको, पैरोटिड। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो प्रभावित हो जाती है हमारी। ठीक है, तो पैरोटिड लार ग्रंथियां ऐसे कान के पीछे से आती है और कान के पीछे से इनमें सूजन आ जाती है और तुम्हारा मुंह ऐसे मोटा हो जाता है। ये होता है प्यारे बच्चों। ठीक है पंकज जी, नहीं प्यारे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। हाँ, अलग अलग जगह अलग अलग नाम है भाई इसके, मम्स बीमारी के। तो चलो तुम्हें मम्स भी दिखाती हूँ। मम्स, तो ये जो मम्स बीमारी होती है इसमें हमारा मुंह ऐसे देखो फूल जाता है और हमारी जो लार ग्रंथियां हैं उनमें आ जाती है सूजन। तो कई बार तुमने देखा भी होगा, एक तरफ को मुंह एक ऐसे करके हमारे गाल सूज जाते हैं, तो ये होती है मम्स बीमारी। कई बार दोनों तरफ से हो जाते हैं मोटे गाल, कई बार एक तरफ से होते हैं, बुखार आता है, तो ये होती है प्यारे बच्चे मम्स। ठीक है, चलो अब इस मम्स बीमारी से बचाने के लिए कौन सा टीका मैडम लगाया जाए? तो इस बीमारी में, या ये जो मम्स बीमारी होती है, इस बीमारी से बचाव के लिए एक वैक्सीनेशन दी जाती है। इस बीमारी में बचाव के लिए एक टीका लगाया जाएगा। उस टीके का नाम क्या है? तो वैक्सीनेशन या जो टीका है, तो प्यारे बच्चे टीके का नाम है MMR। MMR, तो MMR का टीका लगाया जाता है मम्स बीमारी से बचाव के लिए। MMR को भी डिटेल में आगे बताऊंगी क्योंकि अभी कई बीमारियों में और लगेगी। चलो आ जाओ, तो इतनी चीजें यहां से याद रखना। 8वीं बीमारी कौन सी है भाई? मीजल्स। 8वीं बीमारी है मीजल्स, जिसको बोलते हैं खसरा। खसरा बीमारी है भाई अगली, खसरा। अच्छा, ये भी किसके कारण होता है? तो आप बताओगे, विषाणु के कारण। मीजल्स यानी कि खसरा भी वायरस के कारण होता है। और ये जो बीमारी है ना मीजल्स, ये भी कई बार अभी भी कई लोगों को होती है गाँव में। आपने देखा है पूरे शरीर पर पित्ती उछल जाती है, पित्ती उछलना, हम बोल देते हैं पित्त उछल गया भैया। तो ये होती है मीजल्स, यानी इसमें पूरे शरीर पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आते हैं और आपको बुखार आता है। तो छोटे छोटे लाल लाल दाने निकल आएंगे और अचानक से बुखार आ जाएगा। तो मम्मी आपको कंबल उड़ाकर ढक देती है। काली मिर्च और घी बूरा भी खिलाते हैं कई बार, जैसे बचपन में मुझे याद है कई बार हुई थी, तो काली मिर्च और घी बूरा फिर खिलाई थी हमें। ठीक है, तो ये यही बीमारी है मीजल्स, जिसको हम खसरा बोलते हैं। इसमें शरीर पर दाने होते हैं। तो ये किसके कारण होती है बीमारी? तो बीमारी होती है मीजल्स वायरस के कारण।
मीजल्स वायरस के कारण, ठीक है। खसरा का विषाणु, तो खसरा विषाणु है, यही करता है हमारे अंदर खसरा रोग, ठीक है। अब ये जो खसरा रोग होता है ना, इसका सिम्टम विम्टम कुछ नहीं है, बस शरीर पर दाने निकलते हैं। तो लिख सकते हो इसका लक्षण क्या है भाई, शरीर पर लाल दाने। इस बीमारी का जो सिम्टम है वो क्या है, तो सिम्टम है शरीर पर लाल दाने, ठीक है। तो पूरे शरीर पर लाल दाने निकलते हैं, लाल दाने, लाल होते हैं बेटा दाने, ठीक है, लाल दाने। रेड ब्लिस्टर, रेड ब्लिस्टर ऑन बॉडी, हमारे शरीर पर लाल रंग के ब्लिस्टर्स दाने निकल आते हैं, ठीक है। अब इससे बचाव के लिए भी बच्चों में एक वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, इससे बचाव के लिए भी बच्चों में एक टीका लगाया जा रहा है, ठीक है। इस टीके का नाम क्या है, तो उस टीके का नाम है प्यारे बच्चे फिर से MMR। तो फिर से इस टीके का नाम है MMR। समझ में आ गई बात, ठीक। आ जाओ, अब हम लोग इस टीके की फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे ये जो MMR है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है मीजल्स, मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, रूबेला। तो ये है इस टीके की फुल फॉर्म, मीजल्स मम्स एंड रूबेला। तो प्यारे बच्चे ये खसरा से बचाता है टीका, ठीक है, खसरा से बचाएगा, कनफेड़ा से बचाएगा, और बेटा रूबेला, ये जो मीजल्स होती है ना, इसी को हम रूबेला भी बोल देते हैं, ठीक है, इसी को हम रूबेला भी बोल देते हैं। तो ये इन 3 बीमारियों से क्या, ये 2 बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है MMR। तो मीजल्स को ही कई बार हम रूबेला भी बोल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो MMR वैक्सीनेशन 2 बीमारी से बचाएगी, मीजल्स और मम्स, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ भाई, GD की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो, आर्मी GD की तैयारी बिल्कुल कर सकते हो। अब आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, रुबेला वायरस, प्यारे बच्चे मैंने बोला ना, इसी को हम रुबेला भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग रुबेला वायरस भी लिख सकते हो, ठीक है, रुबेला वायरस भी लिख सकते हो, रुबेला विषाणु ये भी लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये भी लिख सकते हो। चलो भाई, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करेंगे। अब चल रहे हैं अगली बीमारी की तरफ। मेरा बेटा समझ नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो। आ जाओ भाई, अगली बीमारी, 9वीं बीमारी जो वायरस से होती है, 9वीं बीमारी कौन सी है, तो आप बताओगे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस सबसे खतरनाक बीमारी जो आजकल चल रही है, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, इसको हम लोग कई बार पीलिया भी बोलते हैं, पीलिया, ठीक है, हेपेटाइटिस, या कई बार इसको हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं। किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होती है ये बीमारी, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है भाई ये बीमारी। वायरस का नाम क्या है, तो वायरस का नाम है HBV, HBV वायरस, HBV मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो ये जो हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये वायरस करता है हमारे अंदर पीलिया रोग, यानी हेपेटाइटिस रोग, ठीक है। अब ये जो हेपेटाइटिस है, इसका प्रभावी ऑर्गन कौन सा है प्रभावी अंग कौन सा है, इस बीमारी में अफेक्टिव ऑर्गन कौन सा है, ये पूछ लेगा। आप बताएंगे इस बीमारी में अफेक्टिव ऑर्गन होता है हमारा लीवर, हमारा लीवर खराब हो जाता है इस बीमारी में, यकृत होता है बेटा प्रभावी, ठीक है, इस बीमारी के अंदर। और ये जो हेपेटाइटिस है ना, ये कई प्रकार का होता है। अगर हम हेपेटाइटिस के टाइप्स की बात करते हैं, अगर हम हेपेटाइटिस के प्रकार की बात करते हैं, तो ये कई प्रकार का होता है। जैसे कि एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है हेपेटाइटिस सी, और एक होता है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस ई भी होता है, लेकिन ई के बारे में और डी के बारे में अभी बेसिकली कुछ पता नहीं है। अब इसमें से कभी भी आपको पूछे कि कौन सा सबसे खतरनाक होता है, तो प्यारे बच्चे हेपेटाइटिस सी जो होता है ना, इसको कहते हैं काला पीलिया,
इसको कहा जाता है काला पीलिया। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग काला पीलिया। ठीक, इसको कहा जाता है ब्लैक हेपेटाइटिस, इसको बोलते हैं ब्लैक हेपेटाइटिस। आजकल ये बहुत हो रहा है ब्लैक हेपेटाइटिस, जिसमें एकदम से 1 महीने के अंदर पूरा लीवर डैमेज हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। इसके लिए कोई टीका भी नहीं है बेटा। हेपेटाइटिस बी उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि इसके लिए हम लोग टीका लगवाते हैं। इसके लिए टीका है प्यारे बच्चे, इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन। अब तो बच्चा जब पैदा होता है ना, तो सबसे पहले यही वाला टीका बच्चे को लगाया जाता है, हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, सबसे पहले यही वैक्सीनेशन लगाई जाती है। यही है प्रथम टीका जो बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, प्रथम टीका जन्म के बाद। ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद, जन्म के बाद प्रथम टीका यही है जो बच्चे को दिया जाता है, फर्स्ट वैक्सीनेशन। फर्स्ट वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीनेशन गिवन बर्थ या आफ्टर बर्थ लिख सकते हो। तो जन्म के बाद सबसे पहले यही टीका ठोका जाता है बच्चे में, हेपेटाइटिस बी का। लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। पेपर में पूछा जाता है कौन सा हेपेटाइटिस है जिसके लिए कोई टीका नहीं बना, तो बताना नो वैक्सीनेशन। इसके लिए कोई टीका अभी तक नहीं बना, इसीलिए ये बहुत खतरनाक साबित हो रही है। ठीक है, इसके लिए कोई टीका नहीं है भाई, कोई टीका इसके लिए नहीं बना अभी तक हेपेटाइटिस सी के लिए, और ये सबसे खतरनाक है और लीवर को एकदम से 1 महीने में 2 महीने में पूरा डैमेज कर देती है। तो ये हो गई भाई हेपेटाइटिस आप लोगों की बीमारी। ठीक है, तो अब हम कल संडे है, मंडे की क्लास में 2-4 बीमारियां और बची हैं, जैसे कि छोटी माता और पोलियो, ये सारी बीमारियां और बची हुई हैं, इनको करेंगे। और आगे हम प्रोटोजोआ फंगस से होने वाली बीमारियां और कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें? चलो तो भाई। मैम आप तो दूसरा टीका बोल रही थी जन्म के बाद। मैंने कहा था कि बीसीजी का जन्म के बाद, पहले बच्चों में बीसीजी लगाया जाता था जन्म के तुरंत बाद, लेकिन अब हेपेटाइटिस का लगाया जाता है पहले। ठीक है, और सबसे पहला टीका जो बना था वो बताया था मैंने, स्मॉल पॉक्स का। स्मॉल पॉक्स का टीका सबसे पहला टीका बना था बेटा। लेकिन जो जन्म के बाद बच्चे को सबसे पहला टीका लगाया जाता है वो कौन सा है? तो वो है प्यारे बच्चे हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, तो चलो भाई अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।